चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ गए आप लोगों को कि टोयोटा और टोयोटा के दो ब्रांड कोरोला और इनोवा दोनों बिजनेस से अलग नहीं है। कोरोला इनोवा इज इक्वल टू टोयोटा एंड टोयोटा इज इक्वल टू कोरोला एंड इनोवा, दोनों भी अलग अलग चीजें ही नहीं है। तो एक चीज को आप ऐसा अलग से नहीं रख सकते, क्योंकि बिजनेस जब डेवलप करा टोयोटो ने तो अपने आप ये दो ब्रांड भी डेवलप होते गए हुए हैं। इसका कॉस्ट आप मेजर ही नहीं कर सकते कितना रिलायबली कि इसको कितने के ऊपर आप लोगों ने एज एन इंटेंजिबल रखना चाहिए। समझ में आ रहा? और दूसरी केस बिजनेस से अलग नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अच्छा है, मेरे को बाइक बात बताओ कि कोरोला के सपोज कोरोला सॉरी टोयोटा के दो ब्रांड्स थे, कोरोला और इनोवा। टोयोटा ने एक और ब्रांड खरीदा, ठीक है, नाम था उसका सुजुकी। ठीक है, सुजुकी उसने खरीदा 150 करोड़ में। तो क्या टोयोटा आप सुजुकी को इंटेंजिबल एसेट करके रिकॉग्नाइज कर सकता है कि अपने बुक्स में उसने खरीद के लाया? हाँ बोलो। यस सर। हाँ आप यस सर। क्यों? यस सर। रीजन बिहाइंड इज आपने उसको खरीद के लाया, वो इंटरनली जनरेटेड नहीं है। तो मैं कोरोला और इनोवा को क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन ये भी है कि ये जो ब्रांड है ये इंटरनली जनरेटेड है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल हो, ब्रांड नेम हो, ट्रेड नेम हो, कस्टमर का लिस्ट हो, लोगो हो, XYZ जो भी हो, इंटरनली जनरेटेड अगर है तो वो बिजनेस ही माना जाता है, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए किया हुआ खर्चा ही माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, Maruti Limited acquired Toyota Limited as per the following terms. Amalgamation, nature of purchase, total purchase consideration 100 crore, fair market value of the identifiable tangible intangible assets in the Toyota is 95 crore. Toyota Limited could not recognize in its brand two brand value in its financial as they are internally generated. ठीक है, मारुति ने टोयोटा को लिया, मारुति ने किसको लिया? टोयोटा लिमिटेड को। किसको लिया? टोयोटा लिमिटेड को, जो भी है। तो अब वो कितने में लिया? बोले 100 CR का। उसमें से कितने के एसेट मिले? बोले उसको 95 CR के एसेट मिले हुए है। ठीक है, 5 CR अपन ने उसको ज्यादा दिए हुआ है। समझ में आ रहा? अब क्या हो गया देखो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स इन द टोयोटा कितने के? 95 करोड़। आपने कितना दिया टोयोटा को? आपने कितना दिया टोयोटा को? 100 करोड़। उसके पास में आइडेंटिफाइबल एसेट्स कितने थे? 95 करोड़। इसका मतलब कुछ तो भी एक नॉन आइडेंटिफाइबल एसेट था, वो क्या था? Toyota Limited could not recognize its two brand value in its financial as they are internally generated. Toyota के इसमें दो ब्रांड नेम भी थे, लेकिन क्योंकि वो इंटरनली जनरेटेड थे तो टोयोटा ने खुद के बुक्स में उसको नहीं बताया। Can Maruti Limited recognize these two brands in the financial statements, and what would be the value of these assets if brand name do not have active market? Will your answer change if there is an active market? समझ में आ रहा है? देखो क्या हो रहा, क्वेश्चन कैसा है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? क्वेश्चन ऐसा है कि मारुति ने टोयोटा को खरीदा, ठीक है। अब मारुति ने टोयोटा को खरीदा कितने में? 100 करोड़। तो 100 करोड़ का सामान आ रहा है कि उसके पास नहीं, 95 करोड़ के ही आइडेंटिफाइबल एसेट थे। 95 करोड़ के ही आइडेंटिफाइबल एसेट थे। समझ में आ रहा है क्या? 95 करोड़ के ही थे। आपने कितने दिए उनको? 100 करोड़। तो क्या बोल रहे हैं, टोयोटा के पास में दो ब्रांड नेम थे बोले, लेकिन क्योंकि बोले वो उसके इंटरनल जनरेटर थे तो उसके बुक्स में अलाउड नहीं थे तो उसने नहीं लाए। तो क्या अब वो आप ब्रांड नेम मारुति लिमिटेड रिकॉग्नाइज कर सकता? क्या उनकी वैल्यू थी 10 CR? बोलो तो क्या लगता है आपको? बोलो यस एनीबॉडी, क्या लगता है आपको? क्वेश्चन समझा के? कोई ऐसा आदमी है कि कोई ऐसा है कि सॉरी इसको क्वेश्चन नहीं समझा? यस एनीबॉडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन? मारुति ने टोयोटा को खरीदा, 100 करोड़ में लिया, 95 करोड़ का सामान आया, 5 करोड़ एक्स्ट्रा दिए। बोले फिर आगे की कहानी के अंदर ट्विस्ट है नंबर 2। बोले टोयोटा के पास में दो ब्रांड थे जिनका अभी फेयर मार्केट वैल्यू बोले 10 CR है, लेकिन बोले इंटरनल जनरेटेड थे तो उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो मारुति लिमिटेड बोले उनको कर सकता क्या अगर वो ब्रांड का एक्टिव मार्केट है, और अगर वो ब्रांड का एक्टिव मार्केट नहीं है तो? बताओ किसको क्वेश्चन नहीं समझा? मेहुल क्वेश्चन समझा क्या? बोलो। यस सर। यस। पहली बात कौन डिस्कस करेंगे मेरे साथ? मेहुल डिस्कस करेंगे। आप 2-3 क्वेश्चन में पूछता आपके साथ। मेहुल? यस सर। हाँ चलो। मेहुल, मारुति लिमिटेड ने टोयोटा को कितने पैसे दिए? 100 करोड़। ठीक है। टोयोटा ने इसके अगेंस्ट कितने टेंजिबल एसेट्स लिए और इंटेंजिबल एसेट्स लिए? बताओ। 95 करोड़। मारुति लिमिटेड ने टोयोटा लिमिटेड को कितना ज्यादा पैसा दिया?
5 करोड़। यस, ये 5 करोड़ क्या है, एक तरीके से बताओ, मारुति ने काय के पैसे दिए होंगे टोयोटा को, 5 करोड़ काय के दिए होंगे पैसे, बताओ ज्यादा। बताओ, 95 की चीज के लिए आपने 100 पता दिए, नहीं। 5 करोड़ काय के ज्यादा दिए होंगे मारुति ने टोयोटा को। यस, 5 करोड़ काय के ज्यादा दिए होंगे मारुति ने टोयोटा को। सर गुडविल के। हाँ, एक तरीके का गुडविल के लिए दिए होंगे ना रे बाबा, गुडविल के दिए होंगे ना। देखो 95 करोड़ वो दे रहा, अल्टीमेटली बुक्स के अंदर तो क्या होने वाला है समझ में आ रहा ना, 5 करोड़ आपकी गुडविल ही दिखने वाली है। बाय एसेट्स 95 करोड़, बाय एसेट्स 95 करोड़, बाय गुडविल 5 करोड़, टू एक्सवाइजेड नाम की टू टोयोटा लिमिटेड 100 करोड़। समझ में आ रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा, बाय क्या कर रहा, 95 करोड़ के एसेट, 5 करोड़ की गुडविल। तो समझ में आ रहा क्या, अगर उनका एक्टिव मार्केट नहीं है तो 5 करोड़ के ऊपर ही आपको दोनों ब्रांड को मतलब गुडविल को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। ये गुडविल ऑन अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन है, ऑन अकाउंट ऑफ अमालगमेशन है, 5 करोड़ के अंदर आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। और अगर एक्टिव मार्केट है तो आप उनको 10 करोड़ के ऊपर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके अंदर आपको 5 का फायदा होगा। समझ में आ रहा। तो एक्टिव मार्केट नहीं है तो 5 करोड़ की गुडविल मतलब दोनों ब्रांड नेम आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक्टिव मार्केट है तो आप 10 करोड़ के ऊपर भी रिकॉग्नाइज करें तो चलता है, लेकिन बेस्ट केस ऐसा है कि 5 करोड़ की गुडविल आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एक्टिव मार्केट हो या ना हो समझो कोई लेना देना नहीं, 5 करोड़ की मैं गुडविल रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। और गुडविल रिकॉग्नाइज कर रहा मैं अमालगमेशन के अंदर, इसका मतलब ही क्या है, मैंने दोनों ब्रांड नेम को भी रिकॉग्नाइज कर लिए है। गेटिंग माय पॉइंट। किसी को डाउट है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 बोलो, किसी को डाउट है सर ये क्वेश्चन? अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर होता तो? क्या है सर ये अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर होता तो ये परचेस ऐसा नहीं में होता कुछ, यहाँ मर्जर और परचेस ऐसा कुछ नहीं रहता, ये यहाँ पे नहीं रहता। समझ में आ रहा है, सिंपल चीज में सर आपको वहां बता पर रहा, लिखा है ना। सिंपल चीज में आपको बता रहा श्रीहरि, 100 करोड़ आपने उसको दिए, वो इन द नेचर कौन सा है उससे कोई मेरे को लेना देना नहीं है। इन द नेचर ऑफ परचेस है कि मर्जर है, बेटा इन द नेचर ऑफ परचेस रहा या मर्जर रहा तो भी मेरे को एक बात बताओ, क्या टोयोटो लिमिटेड की बुक्स में गुडविल दिख सकता क्या आपको उसका खुद का, बताओ तो। नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि इंटरन जनरेटेड गुडविल तो कोई बता ही नहीं सकता, तो उससे नहीं अपने को कोई सकता। लेना देना नहीं है शेयर इन द नेचर ऑफ परचेस है कि इन द नेचर ऑफ मर्जर है। आई हैव टू डू नथिंग विद दैट। समझ में आ रहा है कि अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, अपने को सिर्फ इतना लेना है कि 95 करोड़ के सामान के लिए तुमने 100 करोड़ दिए तो 5 करोड़ तुमने गुडविल के लिए दिए। गुडविल मतलब ही क्या, टोयोटो लिमिटेड की इंटरनली जनरेटेड दो ब्रांड वैल्यूज। गेटिंग माय पॉइंट? समझे क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? अंजलि भक्कड़, साक्षी सिसोदिया, बंसी कड़ी, सुशांत? नो सर। कुछ भी होगा अभी कुछ बोला? गीता? चलो ठीक है सर। बोलो दर्शन। सर बैलेंस शीट में 5 करोड़ लिखेंगे 10 करोड़ लिखेंगे फिर? बेटा बैलेंस शीट में 5 करोड़ की गुडविल दिखेंगी, मतलब ब्रांड नेम दिखेंगे। देखो मेरी एंट्री क्या होंगी इसमें मालूम है, बाय एसेट्स 95 करोड़, बाय गुडविल 5 करोड़, टू टोयोटा लिमिटेड 100 CR। 5 करोड़ की गुडविल बेटा ब्रांड नेम के नाम पे दिखा सकते हैं, दिखाना ही चाहिए आपने दर्शन, ठीक है। ओके सर। तुमने कितना पैसा दिया टोयोटा को? 100 करोड़, उसके बदले क्या क्या मिला? 95 के एसेट मिले, 5 की गुडविल मिली या फिर ब्रांड नेम मिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 an entity is developing a new production process during 2012 the rupees 20 lakh is incurred for generation of an intangible asset but the entity is not able to demonstrate the condition of AS 26। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये डेवलप आपको हुआ ही नहीं, रिसर्च का खर्चा है, hence they charge it to the P&L in the same year। during 2013 they spent 30 lakh at the end of year the entity is able to demonstrate an account of the company wants to capitalize, accountant को कैपिटलाइज कितना है बोले करना है 50 लाख एट द एंड ऑफ ईयर। समझ में आ रहा क्या, कैसा कर रहे वो? पहले बोले 2012 के अंदर रिसर्च कर, बोले हमको जमा नहीं, रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हुआ तो 20 लाख रुपए हमने पीएनएल में डाल दिए। 2013 के अंदर रिसर्च सक्सेसफुल हो गया, 30 लाख रुपए का खर्चा हो गया।
समझ में आ रहा? तो बोले अब क्या बोले, हमने 20 लाख भी कैपिटलाइज करना, 30 लाख भी कैपिटलाइज करना, ऐसा चलता है? बताओ। रिसर्च फेज का खर्चा सब पीएनएल में जाता है और डेवलपमेंट का फेज का खर्चा सब कैपिटलाइज होता है। ये रिसर्च फेज का खर्चा भी पीएनएल में डाल रहे हैं, सॉरी रिसर्च फेज का खर्चा भी कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट फेज का खर्चा भी कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। ये बराबर नहीं है। समझ में आ रहा? आपको सिर्फ डेवलपमेंट फेज का खर्चा ही करना है कैपिटलाइज। समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट फेज का खर्चा कितना गया है, कितना है 30 लाख रुपए, उतना ही कैपिटलाइज करना चाहिए। सर फिर 20 लाख वो तो पिछले साल की पीएनएल में चलेगा। समझ में आ रहा? As per AS 26, expenditure is recognized as an expense either in the previous year or in the interim financial reports of the current year. It cannot be capitalized as an intangible asset at a later date. एक बार पिछले बार पीएनएल में जो चले गया उसको क्या ये साल कैपिटलाइज कर सकते क्या आप? नहीं। In the given case, accountant wants to capitalize 20 lakh, which is charged to P&L in the previous year. This is not in accordance with the AS 26. Accountant सिर्फ और सिर्फ 30 लाख ही कैपिटलाइज कर सकता। 20 लाख पिछले साल के पीएनएल में जो चले गए वो चले गए, और वैसे भी रिसर्च फेज का खर्चा सब का सब पीएनएल में ही जाता। वो क्या बोल रहा, पिछले साल के बोले 20 भी और ये साल के 30 भी, बोले सब मिला के बोले अपन लोग क्या डालते थे, बोले कैपिटलाइज कर देते। अरे बापा पिछले बार का तो पीएनएल में चले गया ना, जो पीएनएल में चले गया, रात गई किस्सा खत्म, कहानी खत्म, गए हो। ये साल का पीएनएल के अंदर डालने की जरूरत नहीं, ये साल का आप लोगों ने कैपिटलाइज करना चाहिए। सिंपल। किसी को कोई डाउट, समझा नहीं समझा, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, नहीं समझोगे तो अभी पूछो। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 6, 7, 8 अपना हो गया। अब आपको क्या करने का है, 6, 7, 8 मैंने कर दिया है ना। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को देखने के है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 कल मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ और अपन लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं जब अभी अब टेस्ट लूंगा ना, तो क्या लूंगा मालूम है? टेस्ट के अंदर अब मैं ना AS10 PPE और AS26 इंटेंजिबल एसेट, ये दोनों मिला के टेस्ट लूंगा। समझ में आ रहा क्या कि PPE भी लूंगा उसके अंदर और इंटेंजिबल भी लेने वाला हूँ, दोनों मिला के टेस्ट लेंगे, क्योंकि दोनों पूरे के पूरे रिलेटेड है। समझ में आ रहा है कि पूरे के पूरे रिलेटेड है दोनों, AS10 भी और AS26 भी मिला के अपन लोग टेस्ट लेंगे। कमिंग मंडे में सोच रहा कि इसकी टेस्ट रखूं AS10 प्लस AS26। आजकल वेडनेसडे ही है आपके, इसमें थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, 4 दिन। 4 दिन के अंदर पीपी और इंटेंजिबल एकदम बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करो। पीपी ग्रुप 1 के लिए, 26 ग्रुप 2 के लिए। समझ में आ रहा? 10 मार्क के लिए हो जाता, एक 5 मार्क का तो उधर पक्का ही आने वाला है पीपी का, 26 का आया तो इसके भी 5 मार्क, तो 10 मार्क के लिए अपन लोगों के लिए 2 AS है, पीपी और AS26। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।